नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज होता है में आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट के एक नए इशू में हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में ये प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। विभिन्न दृष्टिकोण के प्रश्न हैं, क्या क्या हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट रहे, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हमारी आपकी चर्चा होगी। पहले नंबर पे है केसरिया बौद्ध स्तूप। ठीक है, केसरिया बौद्ध स्तूप नाम का एक बौद्ध स्तूप है जिसको देवालय भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े स्तूप के रूप में माना जाता है। इसका जो रेडियस है, परिधि है, वो सबसे बड़े स्तूप के रूप में मानी जाती है, जो कि स्थित है पूर्वी चंपारण जिला, बिहार में। ठीक, चर्चा में रहा है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित है। अब बात आई, तमाम स्तूप चर्चा में रहते हैं, तो क्यों चर्चा में रहते हैं, क्यों प्रश्न के रूप में संभावित हो गए, उसका कारण भी जानना। तो हाल फिलहाल में वर्षा आदि के कारण इसके कैंपस में जल जमाव हो गया है, जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से इस प्राचीन स्तूप को बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है। प्राचीन स्तूप है, जीर्ण शीर्ण समस्या है। यदि जल भराव की स्थिति बनी रही तो इससे इस स्तूप को नुकसान पहुंच सकता है, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, जिसकी वजह से चर्चा में रहा। अब चर्चा में रहा तो प्रश्न बनने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? पूर्वी चंपारण जिला, बिहार में स्थित है। इस बात को याद रखे रहिएगा। ठीक, जम्मू कश्मीर लगातार चर्चा में चल रहा है। अनुच्छेद 370 अब लागू नहीं रह गया है, 35A को समाप्त कर दिया गया है। नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे इस्टेब्लिश किया गया है और इसके एक भाग को लद्दाख के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, धीरे धीरे यहाँ की विधिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि शासन प्रशासन हर चीज़ की स्थिति बेहतर बन सके। ठीक है, तो उसके लिए हाल फिलहाल में क्या किया गया, यहाँ की आधिकारिक भाषाओं को घोषित किया गया है विधि बना करके। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र सरकार ही संबंधित विधि बनाएगी। आधिकारिक जो है भाषा के घोषणा के पश्चात यहाँ कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये आपका प्रश्न बनेंगे। कश्मीर है, कश्मीरी तो रहेगी ही रहेगी। ठीक, 8वीं अनुसूची में शामिल एक भाषा डोगरी लिखी हुई है, तो डोगरी यह भी प्रश्न बनती है कि कहाँ बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ये भी शामिल है। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाएं भी शामिल हैं। तो कश्मीरी डोगरी तो राज्य में बोली ही जा रही हैं, आधिकारिक रूप से ये तो शामिल ही हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू को भी शामिल किया गया है, ये भी वहाँ पर बोली जाती हैं, अब आधिकारिक भाषा बना दिया गया है। साथ ही साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी व्यापक भाषाएं भी हैं, भारत में बहुत स्थानों पर बोली जाती हैं। ठीक है, तो घूमना टहलना आपका आसान रहेगा। आधिकारिक भाषा के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 5 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, 5 आधिकारिक भाषाएं हैं। बहुत से राज्यों में इतनी भाषाएं नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ ही राज्यों में 5 आधिकारिक भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, याद रखे रहिएगा। कितनी भी पूछ सकता है, कौन सी भी पूछ सकता है, हर तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। यहाँ कई तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम हाल ही में 2021 में भी पारित किया गया है, जो कि विधेयक नंबर 127वां है। अब आपको ध्यान देना रहेगा कि अधिनियम पूछा है या विधेयक पूछा है। अधिनियम यानी राष्ट्रपति की अनुमति किस नंबर पर मिली, और विधेयक यानी संसद में प्रस्तुतिकरण का उसका नंबर क्या है। तो संसद में ये 127वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया। संसद के दोनों सदनों ने इसको अप्रूवल दिया, फिर राष्ट्रपति ने अप्रूवल जो दिया वो 105वें नंबर पर दिया, यानी 104 पहले से अप्रूवल प्राप्त हो चुके हैं, 105वें नंबर पर ये है। ठीक, इसमें हुआ क्या, ये रिलेटेड है एक और संविधान संशोधन से, जो 102वां संविधान संशोधन है 2018 का। ठीक है, इससे रिलेटेड है, रिलेट करके प्रश्न भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखे रहिएगा। 102वां संविधान संशोधन 2018 भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हुआ था 2018 में, जो अनुसूचियां होती हैं पिछड़ी जातियों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, इन अनुसूचियों में पिछड़ी जातियों को राज्य भी लिस्टिंग कर सके, उन सूचियों में शामिल कर सके, ऐसे अधिकार को ले लिया गया था और सिर्फ संसद के पास यह अधिकार 2018 से था। राज्य पिछड़ी जातियों की अनुसूची में पिछड़ी जातियों को शामिल नहीं कर सकते थे। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्यों को यह अधिकार पुनः प्राप्त हो गया है। अब वे भी
पिछड़ी जातियों की लिस्टिंग कर सकेंगे, शामिल कर सकेंगे, घटा सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। तो उस रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 102वां संविधान संशोधन 2018 के साथ पढ़िएगा। 2018 में शक्ति ले ली गई थी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और 105वें में पुनः वापस कर दी गई। अब राज्य भी पिछड़ी जातियों को सूची में शामिल कर सकते हैं, पिछड़ी जाति सूची जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। कई राज्यों में कुछ जातियों को शामिल करना था, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा था कि हमको अधिकार हमारा ले लिया गया है। तो 105वें संविधान संशोधन में उनको यह अधिकार पुनः प्रत्यावर्तित कर दिया गया, दे दिया गया है। अब वो अपनी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। यानी केंद्र राज्य संबंध के रूप में भी जानिए, ठीक, विधेयक के रूप में भी जानिए कि किस नंबर का विधेयक था, और कौन से दोनों संबंधित हैं, 102वां और 105वां, दोनों रिसेंटली हैं, 2018 2021। तो जाहिर सी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके ये प्रश्न रहेंगे, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन चर्चित है, AK-103, ठीक है, AK-47, AK-56 तमाम राइफलों का नाम आपने सुन रखा है। उसी में एक और आपको बढ़ाना पड़ेगा, AK-103 राइफलें, ठीक है, AK-103 राइफल्स, ये रूस में निर्मित राइफल्स हैं। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ हो रहा है, रूस में हो रहा है। हाल फिलहाल में भारत रूस समझौता हुआ है, यानी भारत रूस से खरीदेगा, इस बात का एक रक्षा समझौता हुआ है। और क्यों खरीदेगा, लाइट वेट है, क्षमता अधिक है, यानी कि वेट कम है, ठीक है, क्षमता ज़्यादा है, उस लिए जरूरी थे। ठीक, यानी कि सेना को अप टू डेट लगातार बनाने की दिशा में एक और प्रयास किया गया है। और अब ये जब राइफलें आएंगी तो इससे पहले भी कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन आर्मी द्वारा, वो राइफल है इंसास राइफल्स। ठीक है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम से रिलेटेड जो है राइफल्स हैं, इंसास राइफल्स इनका स्थान लेंगी, यानी इंसास राइफल्स रिटायर हो जाएंगी और उनका स्थान अब AK-103 लेगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना रहेगा कि कौन से आर्म्स यूज हो रहे हैं और किस तरीके से हमारी सेना को मजबूत किया जा रहा है, ये बातें बहुत ही ध्यान दे करके आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कुछ आर्द्र भूमियां चर्चित हैं। ठीक है, यानी झील जंगल मिला करके, ठीक है, आर्द्र भूमियां होती हैं, झील तालाब पोखरे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियों पर आपका अलग जो है एक, कितनी आर्द्र भूमियां हैं भारत में जो शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर सम्मेलन में, रामसर सम्मेलन क्या है, सारी बातों पर एक अलग वीडियो भी आपका रहेगा। ठीक है, एक अलग वीडियो भी रहेगा। उससे पहले हाल फिलहाल में जो शामिल हुई हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन सी झीलें हैं, आर्द्र भूमियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रामसर सम्मेलन में शामिल की गई हैं। यानी कि भारत में तो संरक्षित ही थी, अब वैश्विक स्तर पर संरक्षित स्थानों में वो शामिल हो गए हैं आर्द्र भूमियों के रूप में। और आर्द्र भूमियां जो होती हैं इनको इन्वायरमेंट का किडनी कहा जाता है, यह प्रश्न भी आता है। ठीक है, ये आर्द्र जो भूमियां हैं यह गुर्दा है, किडनी है, ठीक है, इन्वायरमेंट के गुर्दे के रूप में चर्चित रहते हैं। ये लगातार आने वाला प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है उस संबंध में कोई अचीवमेंट होगा तो वो भी आपका आएगा। तो इसमें कौन कौन हाल फिलहाल में शामिल हुए, थोल झील, बधवाना झील, थोल झील, बधवाना झील, ये दोनों गुजरात की हैं, गुजरात राज्य में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों हरियाणा के हैं। यानी कि 2 गुजरात के, 2 हरियाणा के, ये 4 आर्द्र भूमियां रामसर सम्मेलन में शामिल की गई हैं। और अब भारत की रामसर सम्मेलन में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या 46 हो गई है। तो 46 आर्द्र भूमियां हैं, इसके बारे में स्पेशली हमको पढ़ना पड़ेगा। लगभग हर एक पेपर में यहाँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न आता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित है प्रश्न आना, पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो करंट के रूप में हो, चाहे वो पूरी लिस्ट से संबंधित हो, सुमेलित कराने का प्रश्न आता है। जरूरी नहीं है कि रामसर सम्मेलन से ही रिलेट करके पूछे, 4 और 4 आर्द्र भूमियों के नाम लिख दिए गए, 4 प्लेसेज लिख दिए गए, सुमेलित कराइए, तमाम तरीके से यहाँ प्रश्न बनता है। पिछले प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करते रहिए, देखेंगे मेरी बात और समझ में आपको आएगी। ठीक, कि कैसे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस पता चलता है, पिछले प्रश्न बताते हैं, उसके आधार पर जब तैयारी की जाती है हमको अपने मेरिट में आने में कोई समस्या नहीं रह जाती है। ठीक है, यानी कि थोल झील, बाधवाना झील गुजरात की,
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के, दो दो मिलाकर चार। चार आर्द्र भूमियां रामसर सम्मेलन में शामिल हुई हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के भारत के अब 46 स्थान रामसर सम्मेलन में शामिल हैं। तो ये याद रखे रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो मैग्सेसे पुरस्कार हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं। भारतीय को किसी को मिलता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं मिला है फिर भी लगातार प्रश्न आता रहता है, क्योंकि ये एशिया के नोबल के रूप में जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में आता है, ठीक है, बहुत सम्मानजनक पुरस्कारों में आता है। इसलिए इसको किसको मिला आपको देखना पड़ेगा, ठीक। वाच डॉग, इंडोनेशिया के वाच डॉग को खोजी पत्रकारिता के लिए दिया गया, ठीक है। वाच डॉग इंडोनेशिया, खोजी पत्रकारिता के लिए दिया गया। स्टीवन मुर्शी यूएसए अमेरिका के हैं, मानवीय कार्यों के लिए दिया गया। इन्होंने शरणार्थियों को काफी हेल्प की, जिसके लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर फिरदौस कादरी बांग्लादेश के हैं, डॉक्टर फिरदौस कादरी बांग्लादेश के हैं। ये टीका विज्ञानी हैं, टीका के संबंध में ये लगातार रिसर्च कर रहे हैं और नए नए तरीके से जो है रोगों से बचने के उपायों पर इनके ग्रोथ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके आधार पर इनको दिया गया। रॉबर्टो बैलोन ये फिलीपींस के हैं, मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद हैं। इनको भी यानी कि ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण प्रोटेक्शन पर वर्क कर रहे हैं, इसके लिए इनको भी दिया गया। डॉक्टर अमजद साकिब पाकिस्तान के हैं, माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ हैं, यानी सूक्ष्म वित्त का वितरण किस प्रकार हो उस मामले में विशेषज्ञ हैं, इसके लिए इनको दिया गया। यानी कि तमाम लोग रहे जो सोशल डेवलपमेंट में भागीदार बने, उनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। वाचडॉग इंडोनेशिया, खोजी पत्रकारिता, स्टीवन मुशी यूएसए, मानवीय कार्य, डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश, टीका, रॉबर्टो बैलोन फिलिस्पीन, पर्यावरणविद, और डॉक्टर अमजद साकिब पाकिस्तान, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड हैं। इन 5 लोगों को दिया गया। सुमेलित कराने को पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, किसी भी रूप में पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है अवार्ड है, इसलिए इसे ध्यान से आप पढ़िए, नोट आउट करिए, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर अगर कम दिखता है, छोटा दिखता है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसकी फिगर आपको पिक्चर मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो उससे क्या होगा, आपको नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चुने हुए प्रश्नों का आप नोट्स बनाते रहेंगे, जिसका बेनिफिट ये निकल करके आएगा कि आने वाले समय में दोहराना आपके लिए आसान हो जाएगा, हर एक तरीके से आसान हो जाएगा, ठीक। फिर अंतिम में अर्थ आवर शूट डे, ये एक दिवस बहुत चर्चित रहता है, अर्थ आवर शूट डे। ये एक जागरूकता अभियान की तरह है। ये अर्थ आवर शूट डे का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक जागरूकता अभियान की तरह है। कैसा जागरूकता अभियान, बड़ी सिंपल सी बात को जानिए। इस पृथ्वी पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे लिए उपलब्ध साधन संसाधन हैं, वो लिमिटेड है। तो तमाम समाज सेवियों ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक प्लानिंग की कि एक कैलकुलेशन हमारे पास रहे कि इस वर्ष के लिए प्रकृति हमें कितना दे रही है, यानी 365 दिनों के लिए प्रकृति हमें कितना दे रही है और हम कितने दिनों में इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और बाकी हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जा रहा है, क्योंकि हम तो 365 दिन रहेंगे, लेकिन प्रकृति ने जो लिमिटेशन दी है, जो दिया है हमें सोर्सेज रिसोर्सेज, वो लिमिटेड हैं। तो हम कितनी जल्दी उसका उपयोग कर ले रहे हैं, इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। यानी कि अर्थ 2021 के अर्थ आवर शूट डे के हिसाब से 29 जुलाई को ही हमने प्रकृति द्वारा दिए गए जो संसाधन थे वर्तमान सरकमस्टांसेज में, उसे इस्तेमाल कर लिया। अब 29 जुलाई के बाद से 31 दिसंबर तक का जितना रिसोर्सेज हम यूज करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, वो एक कर्ज के रूप में होगा। अर्थात ये डेट जो अर्थ आवर शूट डे मनाया जाता है, जितना ज़्यादा दिसंबर की ओर होगी, 31 दिसंबर की ओर, उतना ही अच्छा है, और जितना ज़्यादा उससे दूर होगी उतना ही बुरा है। कथन कारण में भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट लिखकर भी पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछता है इस वर्ष का अर्थ आवर शूट डे कब मनाया गया, 29 जुलाई को मनाया गया, हर एक तरीके से पूछ सकता है। यानी कि इस वर्ष के उपलब्ध संसाधनों को हम लोगों ने
29 जुलाई तक पूरा यूज कर लिया, अब जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो एक प्रकृति से लिए गए कर्ज के रूप में यूज कर रहे हैं। तो कर्ज तो वापस करना ही पड़ेगा, प्रकृति कर्ज वसूल लेगी। और अगर कर्ज से बचना है, नेचुरल डिजास्टर से बचना है, प्राकृतिक आपदाओं से बचना है, तो इस तारीख को हमें दिसंबर की ओर ले जाना होगा। यानी कि इस प्रकार हम सोर्सेज रिसोर्सेज का उपयोग करें कि नेचर को न्यूनतम नुकसान हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थिति बनी रहे, यानी कि धारणीय विकास की स्थिति बनी रहे, जो है अगली जनरेशन के लिए घटने ना पाए। यानी कि 29 जुलाई के बाद अगली जनरेशन वाला हम ले रहे हैं, घटने ना पाए। यदि घटता है तो नुकसान हो रहा है अगली जनरेशन का भी और हमारा भी। इसको समझने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए अर्थ आवर शूट डे मनाया जाता है। ठीक, यानी कि केसरिया बौद्ध स्तूप, आधिकारिक भाषा जम्मू कश्मीर की, 105वां संविधान संशोधन, AK-103 राइफल कहाँ की है, रामसर सम्मेलन में शामिल आर्द्र भूमियां, मैग्सेसे पुरस्कार और अर्थ आवर शूट डे, ये आज के प्रश्न थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसको आप लोग मेंटेन करिए। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए बहुत मन प्रफुल्लित है कि हाँ, आप लोगों को बेहतर नोट्स, बेहतर कॉन्सेप्ट, बेहतर मैटर चुना हुआ मिल रहा है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। इस बात के लिए मैं भी आश्वस्त हूँ, आप लोग भी साथ जुड़ते जा रहे हैं, आश्वस्त होते जा रहे हैं, इस बात की खुशी है। ठीक है, इस बड़े कंपटीशन के दौर में जो बढ़ता चला जा रहा है, इसमें आप मजबूत स्थिति में रहिए, वीडियोस का उपयोग करिए, बार बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे लाइव आने के बाद, आपके ऐसे तमाम मैटर, ठीक है, लगातार आपको लाइव मिलते रहेंगे, जिसका बेनिफिट आपको और ज़्यादा होगा। तो उस लाभ को लेने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स की संख्या को निश्चित जो एक पोस्ट बनाई गई है उसको पार करवाइए, ताकि आप लोग लाभ ले सकें। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट अगले जो टॉपिक्स हैं उनके साथ अगले दिन अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।